वेव का डेफिनेशन क्या था? वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच प्रोपागेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी मैंने दिया था कि बैंक के आगे लाइन था, तो सबसे पीछे का पर्सन अपने आगे वाले पर्सन को डिस्टर्ब किया, धक्का दिया इसको, तो यहाँ तक वाले सब डिस्टर्ब हो गए थे। तो ये पर्सन चलकर तो यहाँ नहीं आया था, इसने इसको कुछ तो दिया, डिस्टर्बेंस दिया इस, फिर इससे इस पे वो आ गया, इससे आ गया, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से चलकर यहाँ तक क्या आया, लास्ट से और फर्स्ट तक क्या चल कर आया? कोई मैटर तो नहीं चल कर आया, तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी चल कर आया, या इसने जो डिस्टर्बेंस इसको दिया वो चल कर आया, राइट। तो इस तरह के जब भी एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट हो जाता है और मीडियम के पार्टिकल वहीं रुक जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वेव ट्रांसमिट किया। ऐसे एनर्जी के ट्रांसमिशन को बोलते हैं कि वेव मूव कर रहा है। सो वेव इज अ एनर्जी और डिस्टर्बेंस विच प्रोपागेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। क्लियर? अब मीडियम, किसी किसी वेव को मीडियम चाहिए होता है और कोई बिना मीडियम के भी काम चला लेता है, राइट। तो किस वेव को मीडियम चाहिए? तो जिस वेव को मीडियम चाहिए होता है उसको मैकेनिकल बोलते हैं। जैसे कि साउंड वेव, अगर जिस रूम में अभी आप बैठे हुए हैं उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए और ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाए ऐसे, और वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो बोलने पे सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं देगा। या म्यूज़िक प्लेयर कोई है, उसमें गाना बना दिया, गाना प्ले कर दें और उसमें कुछ लोग हैं ऑक्सीजन ऐसे लगा के, और रूम में वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, तो वो गाना उनको सुनाई नहीं देगा यहाँ तक। क्योंकि कोई भी साउंड सुनाई कब देता है? जब एयर में वाइब्रेशन होता है। जैसे यहाँ पे कोई साउंड प्ले कर दिया, तो वो गाना क्या करता है, स्पीकर ऐसे वाइब्रेट करता है, स्पीकर टच करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें वाइब्रेशन होता है, तो वो अपने सामने के एयर को वाइब्रेट करता है, वो यहाँ के एयर को डिस्टर्बेंस करता है। वो मेरे कान में ईयर ड्रम जो है, ईयर ड्रम में भी वैसा ही वाइब्रेशन लाता है वो, इसलिए वो सुनाई देता है। तो उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं, जिसको मीडियम चाहिए, जैसे कि साउंड वेव। और दूसरा नॉन मैकेनिकल है, जिसको साउंड मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे लाइट वेव। सन से और अर्थ तक एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर तो कुछ किलोमीटर तक है, उसके बाद सन से तो लाइट आ रहा है यहाँ पे, तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है, एक्स रे, गामा रे, विजिबल लाइट। तो इन सब को क्या बोलते हैं हम लोग? इन सब रे को क्या बोलते हैं? इन सब मीडियम, ऐसा वेव जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल। क्लियर? मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। इसका एग्जांपल हो गया EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मीडियम के रिक्वायरमेंट पे बेस्ड दो तरह से डिवाइड किया गया। अब है प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी, इस पे भी दो तरह से वेव को डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसा वेव है जो प्रोपागेट होता है, एक लोकेशन से बहुत दूर तक प्रोपागेट हो सकता है, और कुछ ऐसा वेव है जो कन्फाइंड रीजन में ही रहता है सिर्फ, इसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। दो प्रोग्रेसिव वेव के मिलने से ये वेव तैयार होता है। ये कैसे तैयार होता है, इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे ये वेव तैयार होगा। प्रोग्रेसिव वेव तो ये सब वेव हो गया, या एक रस्सी है, उस रस्सी को मैं ऐसे यहाँ से वेव उसमें प्रोड्यूस करूँ, एक रस्सी है मेरे पास, उसको ऐसा वेव क्रिएट किया और आगे तक रस्सी ऐसे था, तो ऐसे क्रिएट करने से कुछ देर के बाद ये यहाँ डिस्टर्बेंस चला जाएगा, यहाँ का रस्सी सीधा हो जाएगा, फिर यहाँ का रस्सी ऐसे हो जाएगा, इधर वाला सीधा हो जाएगा। मतलब ये एक डिस्टर्बेंस है, पल्स जनरेट किया हुआ है ये पल्स, एक डिस्टर्बेंस को पल्स बोलते हैं। तो ये पल्स अभी यहाँ है, बाद में यहाँ आएगा, फिर यहाँ होगा, वहाँ तक किनारे चला जाएगा, तो ये प्रोग्रेसिव वेव हुआ, क्योंकि ये वहाँ से वहाँ तक चला गया। स्टेशनरी वेव कैसे तैयार होता है इस चैप्टर में आगे डिटेल में बताया गया है। अभी के लिए हम सिर्फ इतना आपको बता रहे हैं कि अगर ये एंड फिक्स कर दिया जाए, इधर का एंड फिक्स कर दिया जाए और इधर भी फिक्स कर दिया जाए, और इस रस्सी को, अब इस रस्सी को यहाँ से वाइब्रेट कीजिए, कुछ ऐसा इसमें वाइब्रेशन अब जनरेट कीजिए, ऐसे एक बार क्लिक कीजिए ऐसे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हाथ से पकड़ कर रखिए, और भी घर में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो हाथ में एक रस्सी पकड़ लीजिए और दूसरा एंड फिक्स कर दीजिए, और इसमें कंटिन्यूअसली वेव जनरेट कीजिए ऐसे आप। तो स्लो स्लो ऊपर और स्लो स्लो नीचे ले जाएंगे, मतलब ऐसे ऊपर ले जाइए फिर नीचे ले जाइए, तो ऐसा वेव बनेगा। बीच वाला ऊपर मूव करेगा,
इस तरह का वेव क्रिएट होगा। मतलब पूरा रस्सी ऊपर जाएगा, फिर पूरा रस्सी नीचे जाएगा। वहाँ वाला तो नहीं मूव करेगा ये पक्का, क्योंकि वो फिक्स किया हुआ है। अगर और तेज़ी से हाथ को हिलाएंगे तो इसमें ज़्यादा लूप बन जाता है। ऐसा कर सकते हैं, रस्सी को स्लो घुमाएंगे तो कम लूप बनेगा, ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे तो रास्ते में ज़्यादा लूप बन जाता है। तो वो ऐसा बन जाएगा। थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ओसिलेट करने का तो ऐसा वेव बनेगा, ऐसा ऐसा। मतलब रस्सी तो एक बार में एक ही पोजीशन पे रहेगा, लेकिन अभी कभी रस्सी इधर होगा, कभी रस्सी इधर होगा, कभी रस्सी इधर होगा, कभी इधर। मतलब यहाँ का रस्सी उधर डिस्टर्बेंस नहीं भेजेगा। मतलब ये जो रस्सी है ये इधर आएगा फिर ऊपर जाएगा। यहाँ का रस्सी कम एम्पलीट्यूड में और कम, यहाँ का रस्सी मूव ही नहीं करेगा, तो इसको नोड बोल देते हैं। वहाँ तो मूव नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ फिक्स किया हुआ था, अभी यहाँ पे भी फिक्स हो जाता है, नोड इसको बोलते हैं हम लोग। ये क्यों ऐसा होता है? तो आपने जो वेव जनरेट किया, कंटिन्यूसली जनरेट आप कर रहे हैं, और उधर से जो वेव आ रहा है उन दोनों में इंटरफेरेंस हो रहा है, वो दोनों मिल रहा है। और इंटरफेरेंस कभी कभी कंस्ट्रक्टिव होता है और कभी कभी डिस्ट्रक्टिव। मतलब आपने इधर से जो वेव भेजा था उसका हो सकता है कि क्रेस्ट आया, और उधर से जो लौट के आ रहा था उसका क्या आ गया होगा, ट्रफ। तो इस पॉइंट को इधर वाला बोल रहा है कि तू ऊपर चल, यहाँ के मॉलिक्यूल को मैं जो बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ कि ऊपर चल तू, और उधर से जो डिस्टर्बेंस लौट के आ रहा है वो बोल रहा है कि नहीं तू नीचे चल। तो ये बेचारा रस्सी नहीं चल पाएगा, ऊपर न जाएगा न नीचे जाएगा, तो इस जगह नोड फॉर्म होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इधर का रस्सी इधर ही मूव कर रहा है और उधर वाला उधर मूव कर रहा है, इसको पार करके डिस्टर्बेंस नहीं जा रहा है। तो इस तरह के वेव को स्टेशनरी बोलते हैं, जो एक ही रीजन में रहता है, वो अपने लोकेशन से दूर नहीं ट्रांसमिट कर सकता है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट और भी कर सकते हैं। आप दो फ्रेंड, एक और फ्रेंड को बुला लीजिए और एक आप, और रस्सी पकड़ लीजिए और दोनों लोग मिलके वेव जनरेट कीजिए। ऐसे आप भी वेव जनरेट कीजिए, वो भी। तो स्लो मूव करेंगे तो दोनों एक साथ रस्सी ऊपर ले जाइए, एक साथ ऊपर जाएगा, एक साथ रस्सी नीचे आएगा। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, ज़्यादा स्पीड कर दीजिए, उसको भी बोलिए कि स्पीड तुम भी बढ़ा दो। तो अभी क्या होगा कि इधर से जो वेव इसने जनरेट किया, कुछ वेव, या इतना वेव नहीं, हम सिंपल वाला वेव बना के आपको दिखा रहे हैं, ऐसा वेव इधर से आ रहा था। तो इस लोकेशन पे फोकस करिए, और आप भी अपना वेव इधर भेजे हैं, तो जहाँ इन दोनों का टक्कर होने वाला है वहाँ आपको क्या पता है कि कैसा टक्कर होगा। अभी इस जगह आपने जो इंस्ट्रक्शन भेजा, इस रस्सी को आप चाहते हैं कि ऊपर चला जाए, और इधर वाला पर्सन इस रस्सी को बोल रहा है कि तू नीचे आ मेरे अकॉर्डिंग। तो ये रस्सी क्या करेगा, मूव ही नहीं करेगा, रुक जाएगा। तो दो वेव के मिलने से बीच बीच में ऐसा पॉइंट, और ज़्यादा तेज़ी से आप इसको मूव करेंगे तो 3-4 एंटी नोड मिलता है। नोड और एंटी नोड। एंटी नोड मतलब जहाँ का सबसे एम्पलीट्यूड ज़्यादा में वाइब्रेशन हो रहा है, और नोड मतलब जहाँ का रस्सी वाइब्रेट कर ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है और यहाँ कंस्ट्रक्टिव हुआ है। कंस्ट्रक्टिव कब होता है? जब इधर वाला भी डिस्टर्बेंस इसको बोला कि ऊपर चल, और इधर वाला डिस्टर्बेंस भी ऐसा ही यहाँ आ गया, ये भी उसको ऊपर ले जाने के लिए बोल रहा है, तो दोनों मिलके खूब ऊपर इसको ले जाएगा। तो यहाँ का रस्सी सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, राइट। तो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ और बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव का दूसरा नाम है ट्रैवलिंग वेव, वी गेट स्टेशनरी वेव। In stationary wave, nodes and antinodes are formed. Nodes are those points at which string remain fixed at one point for during the propagation of wave, and antinode are those points at which string vibrate with maximum amplitude. One dimensional, two dimensional and three dimensional. ये जैसा नाम है, एक ही डायरेक्शन, मतलब इसमें वेव को या डिस्टर्बेंस को लोकेट करने के लिए एक ही डायरेक्शन चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक ऐसा स्प्रिंग है यहाँ तक, और इसको हैमर से, लकड़ी का हैमर है कोई, इसको मारा स्प्रिंग को ऐसे, तो यहाँ क्या होगा, कंप्रेशन। फिर जब ये रिलैक्स होगा स्प्रिंग तो यहाँ कंप्रेशन कर देगा, क्योंकि ये आगे वाले को धक्का देगा। तो ऐसा स्प्रिंग होता है। यहाँ पे आप ऐसे कंप्रेशन करिए तो ऐसे, बाकी ऐसे रहेगा। कुछ देर के बाद ये रिलैक्स होगा तो वो कंप्रेशन यहाँ आ जाएगा, बाकी रिलैक्स रहेगा। कुछ देर के बाद
ये सब रिलैक्स हो जाएगा स्प्रिंग, और ये कंप्रेशन था वो यहाँ दब जाएगा, यहाँ का स्प्रिंग से दब जाएगा। तो ये डिस्टर्बेंस देखिए जा रहा है ऐसे, राइट। तो वो किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ये बोर्ड के अंदर भी नहीं जा रहा है, बोर्ड के बाहर भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी, हॉरिजॉन्टली जा रहा है। ये तीन नहीं है, एक ही स्प्रिंग में हम फोटो अलग अलग लिए हैं उसका, अलग अलग समय पे, वो है एक ही स्प्रिंग। अभी यहाँ था डिस्टर्बेंस, बाद में आया, तो डिस्टर्बेंस एक डायरेक्शन में चला। तो ऐसे वेव को बोलते हैं वन डायमेंशनल वेव। टू डायमेंशन मतलब वेव को लोकेट करने के लिए, डिस्टर्बेंस को लोकेट करने के लिए हमको दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़े। जैसे पानी में, पॉन्ड में पानी है एक जगह रुका हुआ, उसमें एक आप लीफ या स्टोन को ड्रॉप किए, तो वो वेव खाली उधर नहीं जाता है, इस साइड में भी जाता है, मतलब वो एक प्लेन में जाता है, प्लेन में। बीच में पूरा तालाब में रखेंगे, पानी गिराएंगे ड्रॉप, तो वो पूरा राउंड राउंड पूरा जाएगा ना। तो किसी इधर एक्स एक्सिस बना लीजिए ऐसे, और ऐसे क्या बना लीजिए, वाई एक्सिस, राइट, इस तरह से वाई। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट आप कर सकते हैं दो कोऑर्डिनेट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड में होगा तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। मतलब दो एक्सिस से काम चल जाएगा टू डायमेंशनल में, प्लेनर में 2D। और 3D होगा जैसे साउंड, मैं जब बोल रहा हूँ तो खाली उधर ही नहीं चल रहा है, ये एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। मैं जब बोल रहा हूँ तो दो डायमेंशन में भी नहीं जा रहा है, उधर और उधर, दो तो जा ही रहा है, लेकिन ऊपर भी जा रहा है, तीनों डायमेंशन में जा रहा है। मैं जब बोलूँगा तो मेरे चारों तरफ लोगों को सुनाई देगा, खाली एक प्लेन में नहीं सुनाई देगा। तो ये साउंड वेव 3 डायमेंशनल हो गया। या लाइट, जब स्विच ऑन करते हैं तो खाली एक ही डायरेक्शन में, वो बीच में एकदम सेंटर में बल्ब में लगा दूँ तो चारों तरफ, ऊपर नीचे हर जगह रोशनी करेगा ये, तो वो 3 डायमेंशनल हो गया। तीनों डायरेक्शन में वो अपना एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। तो जो मीडियम पे बेस्ड हैं वेव, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, या इवन मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दोनों ही दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, तो वेव जिधर ट्रांसमिट कर रहा है उसके 90 डिग्री पे अगर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करे तो उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। जैसे रस्सी का वेव देखिए, एक रस्सी सीधा था, उसको आपने ऐसे यहाँ से डिस्टर्बेंस दिया ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे डिस्टर्ब हो गया, फिर कुछ देर के बाद यहाँ पे ऐसे डिस्टर्ब होगा, राइट। तो इसमें ये ऊपर की तरफ जो गया है ना, वो यहाँ का रस्सी गया है, पहले रस्सी यहाँ पे था, वही ऊपर चला गया है उठकर आपके ऐसे करने से। लेकिन अभी यहाँ पे वो डिस्टर्बेंस था, फिर यहाँ चला गया, तो डिस्टर्बेंस किधर गया, आगे एक्स की तरफ गया डिस्टर्बेंस। अभी डिस्टर्बेंस यहाँ था, फिर ये दूसरा रस्सी, ये मत सोचिए कि नीचे आ गया, यही एक ही रस्सी है अलग अलग टाइम पे, अभी यहाँ है फिर यहाँ ये आ जाएगा, ऐसा वाला डिस्टर्बेंस। तो वो एक्स की तरफ जा रहा है ना, जो डिस्टर्बेंस है वो किधर जा रहा है, एक्स। या बैंक में लोही लाइन वाला, सब लोग लाइन में खड़े हैं, तो एक पीछे जो है वो आगे वाले को धक्का मारा, उसके आगे वाले को लगा, तो डिस्टर्बेंस किधर गया, सीधे लाइन में गया, लास्ट से फर्स्ट की तरफ। और मीडियम के पार्टिकल किधर गए, वो भी सीधे ही गए, जो पीछे था वो थोड़ा सा ऐसे होके फिर वापस आ जाता है, तो वो भी हॉरिजॉन्टल ही चला। तो अगर ये वाला, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, और जो बैंक वाला एग्जांपल दिए, लाइन में लोग खड़े थे, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि इसमें जो मीडियम का पार्टिकल है वो चला ऊपर वाई की तरफ, और ये डिस्टर्बेंस चला आगे, मतलब इधर की तरफ चला, एक्स की तरफ। तो वेव यानी कि डिस्टर्बेंस तो इधर जा रहा है, लेकिन पार्टिकल किधर डिस्टर्ब हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, वाई की तरफ, तो दोनों 90 डिग्री पे है। तो ऐसा वेव जिसमें प्रोपागेशन एक डायरेक्शन में हो और मीडियम के पार्टिकल उसके 90 डिग्री पे वाइब्रेट करें, तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और ऐसा वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट किए और डिस्टर्बेंस भी उधर ही को मूव किया सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो एग्जांपल लिख दीजिए ट्रांसवर्स वेव का ये, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए डायग्राम बनाकर ऐसा कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, यहाँ ATM या एक बैंक है इसके बाहर, तो ये भी आगे की तरफ मूव करते हैं थोड़ा, और ये जो डिस्टर्बेंस है वो भी यहाँ से इधर ही की तरफ मूव किया है। तो जिधर वेव प्रोपागेट किया, मीडियम के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में हल्का सा ओसिलेट किया आगे पीछे, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया।
तो ऐसा वेव जिसमें पास पास आ जाते हैं मीडियम के पार्टिकल, उस जगह को बोलते हैं कि कंप्रेशन है वहाँ। जैसे स्प्रिंग में इधर हैमर से कोई ऐसे मारा होगा तो यहाँ का जो स्प्रिंग का लूप है वो पास आ गया होगा, फिर यहाँ का रिलैक्स हुआ होगा तो वो क्लोजनेस यहाँ बढ़ गया होगा, यहाँ वाला रिलैक्स हुआ होगा तो यहाँ क्लोज आएगा। तो ऐसा वेव जो ट्रांसमिट होता है उसमें जहाँ मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं वहाँ कंप्रेशन, और जहाँ के ज़्यादा दूर चले जाते हैं रेयर फ्रैक्शन। फिर जहाँ पास आता है कंप्रेशन और दूर जहाँ मॉलिक्यूल होता है उसको रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, पास पास कंप्रेशन। रस्सी वाले वेव में ऐसे वेव क्रिएट करते हैं तो जो ऊपर जाता है हाईएस्ट पॉइंट को क्रेस्ट बोलते हैं और लोवेस्ट पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं। तो अच्छा, इससे इसको कंपेयर करना है तो जो क्रेस्ट है वो समझेंगे कि कंप्रेशन है, क्योंकि ऐसा वेव बार बार बनाने में दिक्कत होगा। और साउंड के केस में तो और भी दिक्कत होगा, क्योंकि साउंड के केस में एयर मॉलिक्यूल को दिखाना पड़ेगा कि एयर बहुत पास पास है और जहाँ एयर के बीच गैप हो गया है ज़्यादा, यानी यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है, यहाँ पे फिर कम हो गया है ऐसे, और यहाँ पे पास पास फिर से एयर आ गया है। तो बार बार इतना बनाने में प्रॉब्लम होगा कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन दिखाने में। तो कंप्रेशन को क्रेस्ट के इक्विवेलेंट समझेंगे और जहाँ भी रेयर फ्रैक्शन होगा उसको समझेंगे कि ट्रफ है। ट्रफ है यानी यहाँ का प्रेशर मिनिमम हो गया है और यहाँ का प्रेशर मैक्सिमम है साउंड के केस में, तो उसको कंप्रेशन से दिखाएंगे। तो प्रेशर ज़्यादा मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना एक्सेस यहाँ का हो गया है मेरे बोलने से। मैं जब बोल रहा हूँ ना तो मेरे सामने का मेरे बोलने से एयर में कंप्रेशन आ रहा है यहाँ पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा यहाँ के मॉलिक्यूल पास आ जा रहे हैं, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है। तो एटमॉस्फेरिक से कितना ज़्यादा हो रहा है मेरे बोलने के कारण, उतना यहाँ पे हाइट दिखाएंगे, उतने के बराबर यहाँ हाइट दिखाएंगे और वो कंप्रेशन होगा। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। ट्रफ से ट्रफ के बीच के भी डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। ये वाले डिस्टेंस को नहीं, सीधा सीधा स्ट्रेट, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन का जितना लंबाई आएगा उसको वेवलेंथ बोलना है। ये नहीं कि ये रस्सी का टेढ़ा वाला इतना लेंथ को, समझ गया, गैप ये है। अच्छा, इसको भी वेवलेंथ ही बोलेंगे, 0 से लेकर यहाँ 0 तक, इसको वेवलेंथ नहीं बोलेंगे। यहाँ से यहाँ वेवलेंथ बोलेंगे क्या? नहीं, आधा वेवलेंथ है वो। तो वेवलेंथ किसको किसको बोल सकते हैं? क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, या वन कंप्लीट लूप। ये आधा लूप है, इधर भी आ जाएंगे तब वन लूप होगा, क्योंकि इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये ऊपर था तो ये ऊपर थोड़े है, ये नीचे है, तो एक ऊपर एक नीचे, ये कंप्लीट हुआ वेव। तो मेन पोजीशन से मेन पोजीशन भी, यानी वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना वेव आगे बढ़ता है उसको भी वेवलेंथ बोलते हैं। सो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो वेवलेंथ। वेवलेंथ समझ में आ गया। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी वेव को एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ये टाइम पीरियड बिल्कुल SHM के जैसा ही है। SHM में मॉलिक्यूल मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ, फिर मेन पे, फिर नीचे, फिर यहाँ आता था, तो एक ऑसिलेशन में जितना समय लगता था उसको टाइम पीरियड बोलते थे। वैसे ही अभी डिस्टर्बेंस यहाँ है तो यहाँ डिस्टर्बेंस जाने में जितना समय लगेगा उसको टाइम पीरियड बोला जाएगा। जब तक ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आएगा, डिस्टर्बेंस मतलब यहाँ का रस्सी आपने डिस्टर्ब किया, तो वो यहाँ का रस्सी जब डिस्टर्ब होगा ना, उतने समय तक ये वन ऑसिलेशन कर लेगा पार्टिकल, मतलब ऊपर जाके नीचे आके फिर यहाँ बीच में आ जाएगा। मतलब SHM का टाइम पीरियड जो है वही वेव का टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होता है, 1/टाइम टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, राइट। फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, या साइकिल पर सेकेंड भी बोलते हैं। और ऐसे डेफिनेशन बोले तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल इन 1 सेकेंड को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में इसको आपने 10 बार ऐसे ऑसिलेट करा दिया कंप्लीट, तो फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड, मेन पोजीशन से रस्सी कितना ऊपर जा रहा है या मेन पोजीशन से कितना नीचे जा रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को एम्पलीट्यूड बोलेंगे। नीचे जैसे -5 मीटर और ऊपर +5, तो एम्पलीट्यूड -5 नहीं +5, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है कि मेन से कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है, वो एम्पलीट्यूड है। इसका यूनिट मीटर है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसका फेजर SHM में याद होगा कि अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है
जैसे यहाँ का मॉलिक्यूल अभी फ़िलहाल ऊपर है, कुछ देर के बाद यहाँ आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर से यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो मीडियम का पार्टिकल ओसिलेट करता है ना, तो उसको सर्कुलर मोशन से इंडिकेट किया जाता है, जिसमें प्रोजेक्शन या शैडो SHM कर रहा था एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे। तो उसी फेजर से ये रिलेटेड है। अगर आप सर्कल में घूमते हुए किसी पार्टिकल को कंसीडर करें तो इसको कितना स्पीड आप सर्कल में देंगे, कितना कांस्टेंट एंगुलर स्पीड देंगे कि ये एक चक्कर उतने ही समय में पूरा करे जितने सेकंड में ये एक ओसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। ये एक ओसिलेशन जितने समय में कर रहा है उतने ही समय में ये एक चक्कर लगा ले। ठीक, तो ये सर्कुलर मोशन में है, इसलिए इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई सर्कल में है ही नहीं, ये सब SHM कर रहा है मीडियम का पार्टिकल। इसीलिए इससे एसोसिएटेड जो ये ओमेगा आएगा, जो कि मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाया है फेजर डायग्राम बनाने के लिए, इस ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलकर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वेव नंबर 1/λ ऐसे फॉर्मूला है वेव नंबर का, और इसको फील करना है क्या चीज़ है, तो उसके लिए लैम्डा मीटर, ये वेवलेंथ है ना, लैम्डा मीटर में कितना वेव तैयार होता है, एक वेव कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ से ऐसे यहाँ पे आ गए तो हम क्या बोले कि ये एक वेव कंप्लीट हो गया कि नहीं मेरा, इतने को बोलते हैं ना कि 1 वेव कंप्लीट हो गया। तो 1 वेव कंप्लीट होने में कितना मीटर डिस्टेंस आता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको वेवलेंथ बोलते हैं इस डिस्टेंस को। तो लैम्डा मीटर जाने में एक वेव कंप्लीट हो रहा है मेरा, तो 1 मीटर जब आगे बढ़ेंगे तो कितना वेव कंप्लीट होगा, 1/λ वेव कंप्लीट होगा, राइट। तो ये है नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितना वेव तैयार हुआ आपका। जैसे यहाँ से यहाँ मान लेते हैं डिस्टेंस 2 मीटर होता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है 2 मीटर, तो इसमें कितना लूप मेरा आया है, देखिए 1। तो मैं बोलता कि ये सर 2 मीटर में 2 वेव तैयार हो गया है, तो 1 मीटर में कितना तैयार होगा, यहाँ रहता लैम्डा मीटर में 1 वेव तैयार हुआ है। तो मेरा कितना मीटर यहाँ से यहाँ मैं लिया हूँ, 2 मीटर लिया हूँ, तो 2 मीटर में 2 वेव, तो 1 मीटर में 1 वेव तैयार होता है। तो कितना वेव तैयार हो रहा है आपका यूनिट मीटर में, उसको बोलते हैं वेव नंबर। तो लैम्डा मीटर में यानी यहाँ से यहाँ में 1 ही तैयार हुआ मेरा, तो 1 लिख दिए। तो 1 मीटर में 1/λ लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/λ। सो व्हाट इज 1/λ, नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितना वेव तैयार हुआ। एंगुलर वेव नंबर, ये तो था ओनली वेव नंबर, ये है वो है एंगुलर वेव नंबर, इसी के सिमिलर है। देखिएगा ये लैम्डा मीटर जाने में फेज कितने का आ जाता है, 2π का। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर ये वेव मान लेते हैं यहाँ से चालू होके ऐसे यहाँ तक आ गया, 1 वेव कंप्लीट हुआ, तो इतने को इंडिकेट करने के लिए सर्कल में 1 चक्कर पूरा होता है, तो फेजर में वो कितना आ जाता है 2π, इसको फेजर बोलते हैं। यानी फेज का चेंज 2π आ जाता है एक वेवलेंथ में। तो लैम्डा मीटर में एक फेज डिफरेंस 2π आ जा रहा है, या 2π फेज से सर्कुलर वाला घूम जा रहा है, तो 1 मीटर में कितना आएगा 2π/λ, यानी यूनिट लेंथ में कितना फेज क्रिएट कर देगा ये, उसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। और इसके लिए सिंबल बना हुआ है k, और इसके लिए क्या था 1/λ। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, तो किसी भी वेव का जनरल इक्वेशन पहले देख लीजिए, ये है y = a sin ωt - kx। इसमें दो वेरिएबल क्यों है, t और x, क्योंकि जब वेव ट्रेवल कर रहा है तो वो पार्टिकल का पोजीशन x पे भी डिपेंड कर रहा है। y क्या है, पार्टिकल का पोजीशन, मतलब ये पार्टिकल मीन पे है कि नीचे है कि ऊपर है, y उसका लोकेशन ये बताएगा, क्योंकि ये पार्टिकल ऐसे करने वाला है, SHM करने वाला है। जैसे पानी में देखे होंगे, पॉन्ड में लिफ्ट ऊपर नीचे ऐसे करता है ना, डिस्टर्बेंस होता है तो वो लिफ्ट तो चलकर आगे नहीं जाता है, तो ये मॉलिक्यूल यहीं पे ऐसे करता है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जब एक्सट्रीम पे होगा तो 0 और मीन पे होगा तो मैक्सिमम, जैसे SHM में होता है। SHM जो करता है उसका एक्सट्रीम पे जब होता है तो रुक जाता है 0 हो जाता है, फिर मीन पे जब आता है तो तेज़ी से पार हो जाता है मीन से। जैसे स्विंग भी वैसा ही होता है पार्क में, इधर जाके रुक जाता है, फिर इधर आता है तो तेज़ी से पार होता है, फिर इधर जाके रुकता होगा तब तो लौट के आएगा। तो एक्सट्रीम पे 0 और मीन पे मैक्सिमम। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे मिलेगा,
तो ये वाई, वाई इसका है, वाई मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल, आप इसको लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल किसी भी समय टी पे, कहाँ से, तो जहाँ से वेव जनरेट किए उससे x दूरी आगे। जैसे यहाँ पे वेव जनरेट जब किया गया है, मान लेते हैं यहाँ से किसी ने वेव जनरेट किया यहाँ से, तो देखिए इससे इतने मीटर वाले पार्टिकल कहाँ है, ऊपर है, थोड़ा दूर वाला पार्टिकल मेन पोजीशन पे है, यहाँ वाला पार्टिकल नीचे गिरा हुआ है, मतलब सब ओसिलेट कर रहे हैं लेकिन कोई ऊपर है कोई नीचे है। फिर जब ये इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करता है ये पार्टिकल रस्सी का, क्योंकि है तो रस्सी एक ही, यहाँ वाला रस्सी ऊपर गया है तो बाद में नीचे भी आएगा। तो मीडियम का पार्टिकल अलग अलग लोकेशन का अलग अलग वाई है उसका। सो वाई डिपेंडिंग ऑन एक्स, कौन से पोजीशन का वाई की बात कर रहे हैं, और वो समय पे भी डिपेंड कर रहा है कि एक ही पार्टिकल अभी यहाँ है तो कुछ समय के बाद मेन पे आएगा, कुछ समय के बाद नीचे। सो दिस वाई इज़ डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल्स, पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है, कौन से पोजीशन का वाई आप बताना चाहते हैं, और टाइम पे भी डिपेंड कि कितने समय में वाई बताना चाहते हैं आप। सो वाई इज़ गिवन बाई ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी ये वाई पोजीशन बताता है पार्टिकल का, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली पार्टिकल का वेलोसिटी बताएगा कि ये पार्टिकल कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये वेरिएबल वेलोसिटी है, अब समय के साथ इसका बदलता है, जब एक्सट्रीम पे आ जाता है ना तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, मीन पे आता है तो मैक्सिमम होता है। फिर वेव का वेलोसिटी कैसे मिलेगा, वेव का वेलोसिटी मतलब ये डिस्टर्बेंस कितना तेज़ी से आगे भाग रहा है। अभी आप रस्सी में यहाँ डिस्टर्ब की, फिर कितना जल्दी आपका डिस्टर्बेंस आगे गया, वो रस्सी ज़्यादा टाइट होता है ना तो जल्दी आगे चला जाता है वेव। तो वेव का वेलोसिटी मिलता है वेवलेंथ बाई टाइम से। वेवलेंथ पहले से ही हम लोग जानते हैं कि क्रिस्ट से क्रिस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। सो वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज वेव वेलोसिटी। और अगर इसको, जैसे इसको आप t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए dy बाई dt, तो वेव की वेलोसिटी मिली, वैसे ही इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस तरफ x था और इस तरफ y था, तो dy बाई dx क्या देता है, स्लोप देता है किसी कर्व का। तो आप अगर इस x के लिए dy बाई dx निकालेंगे तो यहाँ का स्लोप मिलेगा, इस x के लिए निकालेंगे तो यहाँ का स्लोप मिलेगा। तो जो भी आप x का वैल्यू पुट करेंगे उस पोजीशन का क्या बताएगा, ये स्लोप। सो dy बाई dx गिव्स स्लोप ऑफ स्ट्रिंग वेव एंड dy बाई dt गिव्स वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। अगला क्या है इसमें, dy बाई dx तो पहले ही हम लोग सीख चुके हैं कि ये स्लोप देता है। dy बाई dt क्या देता था, वेलोसिटी देता था, किसका, जो ओसिलेट कर रहा है पार्टिकल का मीडियम, जो SHM कर रहा है उसका। और dy बाई dx देता है स्लोप, जो ऐसे वेव बन रहा है रस्सी का उसका। तो ये चीज़ स्लोप है, और ये dy बाई dt किसका वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं है, पार्टिकल का वेलोसिटी है। dy बाई dt मीडियम पार्टिकल का वेलोसिटी, और ये चीज़ क्या था, स्लोप स्ट्रिंग वेव में, स्ट्रिंग का। तो स्लोप किसके इक्वल होता है, पार्टिकल का वेलोसिटी इंटू 1 बाई वेव का वेलोसिटी। वेव का वेलोसिटी है वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड, माइनस लगा के, ये रिलेशन याद रखना है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। स्लोप जो आएगा, जो रस्सी में कर्व बनेगा उस पर किसी भी पॉइंट पे, वो स्लोप पक्का किसके होगा, उस पॉइंट पे माइनस लगाकर 1 बाई वेव की वेलोसिटी इंटू dy बाई dt, यानी उस पॉइंट पे पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, राइट। ये रिलेशन याद रखना है। चूँकि मीडियम के पार्टिकल SHM कर रहे हैं, तो ये SHM करने में ये रिलेशन याद हम लोग किए हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू सम कांस्टेंट आता है, जो कि ओमेगा स्क्वायर आता था। ये SHM से रिलेट करें तो यहाँ k भी आता था, अगर ये फोर्स होता तो यहाँ kx आता या ky आता। अगर एक्सेलरेशन होता तो ये k बाई m आया था, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आया था, k बाई m SHM। अभी ये क्या है देखिए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है। ये है डेल्टा फाई का नाम है फेज डिफरेंस, और 2 पाई तो एंगल है, डेल्टा लेमडा है पाथ डिफरेंस, डेल्टा टी है टाइम डिफरेंस। ये क्या होता है, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इसका नाम लिख लीजिए, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस।
ये नाम है। तो फर्स्ट रिलेशन हम लोग समझ गए थे कि था स्लोप dy/dx, ये लूप था, उसी किसी पॉइंट पे स्लोप था, वो -1 वेव वेलोसिटी था। वेव वेलोसिटी होता है लैम्डा टाइम पीरियड, और ये पार्टिकल का वेलोसिटी। मीडियम का पार्टिकल SHM कर रहा था, इसलिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन था -ω² × y। y क्या था? पोजीशन ऑफ पार्टिकल, राइट, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का क्या पोजीशन है। ये इस पे बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। ये क्या चीज़ है देखिए, जैसे कि एक यहाँ से सेंटर वाला पॉइंट है और कोई वेव यहाँ से भेजा है, और दूसरा इस जगह से किसी ने वेव ऐसे भेजा है। तो ये वेव जो है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, ये ज़्यादा ट्रेवल करके आया है ना ऐसे। यहाँ पे इन लोग मिलने वाले हैं, मतलब यहाँ इंटरफेरेंस होने वाला है इनका। और इधर से जो वेव चल कर आया है, ये वेव क्या ज़्यादा दूरी तय करके आया है, ये वेव कम दूरी तय करके आया है। तो इन दोनों में कुछ डिस्टेंस का फ़र्क है। ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसके लेंथ में से ये लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस ये बचेगा उसी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। मैंने दोनों वेव मिलने से पहले ट्रेवल किया हुआ रास्ते का कितना अंतर है डिस्टेंस का, उसी को क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को डेल्टा लैम्डा से दिखाया गया है, या डेल्टा एक्स भी लिखते हैं, लैम्डा नहीं लिखने की ज़रूरत है, डेल्टा एक्स इसके लिए ज़्यादा सही सिंबल है। डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, लैम्डा है वेवलेंथ और डेल्टा एक्स है दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल में डिफरेंस। तो अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है और वेवलेंथ पता है तो 2π तो एक नंबर ही है, तो उससे आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये फेज डिफरेंस का क्या मतलब है कि जहाँ पे ये दोनों वेव मिल रहे हैं उनमें फेज का क्या फ़र्क आया। फेज मतलब क्या होता है? एंगल का क्या फ़र्क आया है। आइए देखते हैं क्या होता है फेज डिफरेंस। जैसे फेजर डायग्राम बनाए हैं, तो अगर ये वेव यहाँ से स्टार्ट किया है, मतलब वेव नंबर 1 यहाँ से चालू किया और 2 ने यहाँ से चालू किया ऐसे, तो SHM की बात करें तो ये पहले से ही अपने एक्सट्रीम पे है और ये कहाँ पे है? मीन पे है। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस है। कितने का फेज डिफरेंस है? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बोलते हैं इन दोनों में, राइट। वैसे ही जब वेव होता है, एक वेव कहीं से चलकर आया है और वो यहाँ के मीडियम पार्टिकल को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तुम अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहो। मतलब इधर से कोई वेव आया चलकर और ये यहाँ वाले को क्या बोला कि ऊपर तुमको रहना है, और दूसरा वेव इधर से ट्रेवल करके आ रहा है और ये बोल रहा है कि तुमको इधर रहना है। तो ये बोल रहा है निगेटिव एक्सट्रीम और ये बोल रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो दोनों में 180 डिग्री फेजर में जाएंगे तो अंतर रहेगा। एक बोल रहा है कि तुम यहाँ रहो, दूसरा बोल रहा है यहाँ रहो, तो यहाँ से यहाँ में कितने का फ़र्क है? पाई का। या इससे कंपेयर करें तो ये टॉप पे है +a पे और ये -a पे, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों वेव जहाँ मिल रहे हैं वहाँ इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है? 180 का है। फेज डिफरेंस कितने का है? 180 पाई। तो जैसे पाथ डिफरेंस होता है, हमको ये इंपॉर्टेंट है हमको जानने के लिए, तभी पता चलेगा कि ये वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे कि डिस्ट्रक्टिवली करेंगे। तो अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है ना कि ये कितना चल कर आया है और ये कितना, उसमें अंतर क्या है, तो उससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि उनमें क्या फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस से क्या पता चलेगा? मुझे ये पता चलेगा कि वो दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ वाले पार्टिकल वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उसको दोनों ऊपर जाने के लिए बोल रहे हैं कि एक ऊपर जाने के लिए एक नीचे जाने के लिए बोल रहा है। इससे डिसाइड होगा कि वहाँ नोड बनेगा कि एंटी नोड बनेगा, राइट। तो ये मुझे पता है तो ये पता किया जा सकता है। वैसे ही अगर ये पता है तो भी मेन ये है, इसको पता करने के लिए टाइम का भी से भी पता चल जाता है। एक वेव जहाँ से चल कर आया है वो 1 घंटे में यहाँ आया है, और ये वेव 1.5 घंटे में यहाँ आया है जहाँ से भी आया है, तो आधे घंटे का इनमें फ़र्क है। तो जितने समय का फ़र्क है, मिलने से पहले कितना ट्रैवल करके आया है, वो अपॉन टाइम पीरियड अगर डिवाइड कर दें तो इससे जो क्वांटिटी आएगा उसको इक्वल लिख सकते हैं ΔΦ/2π, और 2π पता है पहले से तो क्या मिल जाएगा? ΔΦ। और ΔΦ जैसे ही मिल जाएगा मुझे पता चल जाएगा कि वो दोनों का क्रेस्ट मिला है कि एक का क्रेस्ट है और वहाँ दूसरे का ट्रफ है। तो इससे हम लोग पता कर पाएंगे कि वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा कि डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा।
ये रिलेशन आया कैसे है? तो उसको वो सिंपल इसका प्रूफ है। देखिए, हमको पता है कि जब 2 पाई, ये फेजर 2 पाई चक्कर लगाता है 2 पाई, तो 2 पाई में वो उसके इक्विवेलेंट कितना होता है? एक वेवलेंथ होता है। 2 पाई के इक्विवेलेंट क्या होता है? एक वेवलेंथ। क्योंकि ये जब ये पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो वेव इतने दूर तक आगे आ जाता है, इतना। तो एक वेवलेंथ लैम्डा बनाने के लिए इसको एक चक्कर पूरा करना होता है, यानी फेजर को एक बार सर्कल में घूम जाना पड़ता है। तो जब 2 पाई ये होगा तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मेरा वेव वो क्या होगा? लैम्डा होगा। यानी कि जितना एक्स ट्रेवल करेगा डेल्टा एक्स वो लैम्डा होगा। तो ये 1 होगा तो ये क्या होगा? लैम्डा बाई 2 पाई। तो जब फेज के वैल्यू डेल्टा 5 होगा, फेज डिफरेंस दोनों में, तो ये पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा 5। तो ये चीज़ जो आया वो क्या आया? पाथ डिफरेंस। तो इसको मैं लिख दूंगा डेल्टा एक्स। तो अब देखिए, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा डेल्टा 5 बाई 2 पाई। इधर क्या हो गया? डेल्टा 5 बाई 2 पाई, और ये लैम्डा इधर ले आइए तो डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। वही तो मैंने लिखा है, डेल्टा 5 बाई 2 पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। वैसे ही टाइम से भी रिलेट हो जाएगा ये, क्योंकि ये जब एक चक्कर सर्कल में पूरा करेगा उससे टाइम पीरियड मिल जाएगा, एक टाइम पीरियड। तो ये जब 1 होगा तो टाइम पीरियड कितना होगा? ये जब 2 पाई है तो एक टाइम पीरियड, तो ये जब 1 होगा तो t बाई 2 पाई। तो ये जब डेल्टा 5 होगा तो t बाई 2 पाई इंटू डेल्टा 5। तो इससे भी ये रिलेशन आ जाएगा। तो तीनों एक साथ याद रखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन इन दोनों पे बेस्ड आता है, कुछ क्वेश्चन इन दोनों को भी रिलेट करता हुआ आ सकता है। फिर नेक्स्ट है कि रस्सी है एक स्ट्रिंग। ओके, तो इस स्ट्रिंग में आप यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ दिए तो आपका डिस्टर्बेंस कितनी तेज़ी से इधर आएगा उसका स्पीड ऑफ बोलते हैं, स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। तो वो प्रोपोर्शनल होता है टेंशन के। ज़्यादा रस्सी टाइट रखेंगे तो थोड़ा सा करेंगे जल्दी इधर आ जाएगा, जैसे गिटार में होता है। गिटार में लूज रस्सी रहेगा तो यहाँ वेव क्रिएट करेंगे, धीरे धीरे इधर आगे बढ़ेगा। सो स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेंशन इन स्ट्रिंग। और सेकेंड फैक्टर डिपेंड करता है कि इस रस्सी की डेंसिटी कितनी है। ये डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। तो म्यू को क्या लिखना होता है? मास इस पूरे रस्सी कितने केजी का है डिवाइड बाय इस रस्सी का लेंथ कितना है, इसके लेंथ से डिवाइड करना होता है। तो मास पर यूनिट लेंथ ही म्यू है। ओके, म्यू पता चल गया मुझे। अभी इसको मॉडिफाई करके ऐसे रह सकता है कि टेंशन तो एज इट इज मैं लिखूंगा यहाँ, और जो मास पर यूनिट लेंथ है उसको अगर किसी को रो जानने से मतलब है कि मुझे तो भाई रो के टर्म में जानना है, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा रो ही पढ़ते हैं हम लोग, और वो रो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इसको मुझे क्या लिखना है? मास पर यूनिट लेंथ। तो देखिए नीचे मैं लेंथ लिख दिया, ये लेंथ, और मास को लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी और सिलेंड्रिकल वायर है तो उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एल, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। पाई आर होता है डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर इंटू एल, एल से एल कट गया तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, और ये रो एज इट इज यहाँ लिख दिया मैं, और ये पाई डी स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर 4। तो अभी टी बाई म्यू लिखना है ना, तो टी और म्यू के जगह पे ही तो ये सब निकाला है मैंने, म्यू के जगह पर। तो पाई डी स्क्वायर रो बाई 4, पाई डी स्क्वायर रो बाई 4 म्यू के जगह पर लिख दिए। फिर ये 4 रूट से बाहर 2 आएगा और ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया, और डी स्क्वायर था तो डी भी बाहर निकल गया, और रूट में टी फंस गया, और पाई भी फंस गया रूट में, और रो भी फंस गया। डी तो स्क्वायर था इसलिए बाहर आ गया। तो अगर न्यूमेरिकल में ये वाला डेंसिटी दिया है, कौन सा डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका यूनिट केजी पर मीटर क्यूब है, ऐसा दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि रस्सी में कितनी तेज़ी से वेव जाएगा। इसका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्ट्रिंग है ऐसे, और इस स्ट्रिंग को आप हाथ से पकड़कर ऐसे वेव क्रिएट किए, ठीक है, मतलब ऐसा वेव इसमें आप दिए ऐसे, तो ये कितना तेज़ी से यहाँ पे आके टकराएगा। आप ऐसे किए तो कुछ देर बाद यहाँ का रस्सी ऐसे होगा, या आप ऐसे से कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो ये उधर भी जाएगा ना ऊपर, तो कितने समय बाद यहाँ आके टकराएगा। तो स्पीड पता रहेगा और इसका लेंथ पता रहेगा, तो समय को क्या लिख देंगे हम कि कितना लेंथ जाना है सर, रस्सी का लेंथ कितने तेज़ी से जा रहा है, स्पीड बता दीजिए, तो समय पता चल जाएगा कितने समय में टकराएगा, वही न्यूमेरिकल आएगा। तो वो स्पीड ये लिखना है, यहाँ से स्पीड लाना है, ठीक है।
मीटर पर सेकेंड में, तो समय मिल जाएगा कि कितने समय में वो टकराएगा आपका वेव ऊपर जाकर। अगला 5 नंबर पॉइंट, अब चूंकि वेव में एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, वेव मतलब आप एनर्जी एक जगह दे रहे हैं, वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को दे रहा है, तो एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इंटेंसिटी क्या चीज़ होता है? इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे मैं साउंड की बात करूं, साउंड यहाँ से मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरा साउंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना इतने एरिया में, तो आपका ईयर ड्रम का जितना एरिया है वो एरिया यहाँ लिखेंगे, और कितने समय तक ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा है वो समय से डिवाइड करेंगे, तो कितना एनर्जी, कितना जूल एनर्जी गया, तो वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को बोलते हैं इंटेंसिटी। लाइट के केस में अगर फील करना है तो तेज़ रोशनी जो रहता है बोलते हैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, मतलब रेटिना पे ज़्यादा फोटोन पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एरिया, ज़्यादा फोटोन टकरा रहा है आँख से आके, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ज़्यादा जहाँ आएगा वहाँ इंटेंसिटी मतलब तेज़ रोशनी, तीव्रता ज़्यादा होगी लाइट की। तो ये इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जिस लाइट का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। हर एक वेव का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है वेव का, क्योंकि इक्वेशन जब हम लिखे थे y इक्वल टू वेव का a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें यही ओमेगा क्या था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कितना एंगुलर फ्रीक्वेंसी है किसी वेव का, उसका स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर करने से इंटेंसिटी मिल जाता है। अगर दिया रहे कि दो वेव का ओमेगा सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी सेम है, तब खाली एम्पलीट्यूड पे बोल सकते हैं कि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी उनका वेरिएबल है तो ऐसे करेंगे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से मिलेगा इंटेंसिटी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला होता है 2 बाई टाइम पीरियड ओमेगा का, और के का फॉर्मूला 2 बाई लैम्डा होता है, 2 बाई लैम्डा, और ये स्पीड ऑफ वेव है जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई टाइम पीरियड। तो ओमेगा के और वी में ये रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू के वी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एंगुलर वेव नंबर, के को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर, और वी है स्पीड ऑफ वेव। इसको याद करने का आसान तरीका ओमेगा इक्वल टू केंद्रीय विद्यालय के वी, ऐसे याद रहेगा, ओमेगा इक्वल टू होता है के वी।